बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू करंट पेपर वीडियो ऑफ CS202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। इस एक ही वीडियो में मैं आपको करंट पेपर्स भी शेयर करूंगा जो करंट स्टूडेंट्स ने अटैम्प्ट किए हैं, और उसके अलावा मैं भी पहले परेशान होता था आपकी तरह कितनी ज़्यादा फाइल्स हैं, 20-30 फाइल्स हैं, किस किस फाइल को कवर करें, और फाइल्स को कवर करते हैं उसमें आंसर सही मार्क नहीं होते, और किस किस वीडियोस को देखें। तो ये तमाम मसलों का हल मैं एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ, जिसके अंदर मैं पहले करंट पेपर शेयर करूँगा, फिर मैं फ़ाइल से कवर नहीं करूँगा MCQs, बल्कि हैंड आउट्स ओपन करूँगा और उनसे जितने भी MCQs हैं सारे कवर हो जाएंगे। ये भी मसला नहीं रहेगा कि कोई MCQ स्किप हो गया, ये भी मसला नहीं रहेगा कितनी फ़ाइलें करें, और ये मसला भी ख़त्म हो जाएगा कि फ़ाइलों में गलत आंसर मार्क हुए होते हैं। तो ना गलत आंसर का मसला, ना पेपर में सरप्राइज़ का मसला। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, इसको शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले करंट पेपर्स देखते हैं कि आजकल स्टूडेंट्स के क्या पेपर आ रहे हैं, और इसमें से लाजमी आपके पेपर में भी चीज़ें आएंगी, बिकॉज ऑनलाइन पेपर्स का यही फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इनका जो पेपर था इजी था, हाईलाइटेड हैंडआउट्स से था। तो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं वीडियो के एंड में कवर करूँगा आफ्टर दिस रिव्यू। उसके बाद हमारे पास क्या है, शॉर्ट में एक आउटपुट बतानी थी, ईजी था बहुत। आउटपुट बताने के लिए हम HTML की ज़्यादातर आउटपुट बतानी होती है, तो आप बता दीजिएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। उसके बाद हमारे पास है लॉन्ग में टेबल वाला कोड लिखना था, वो भी बहुत इजी था। तो टेबल वाला कोड जो होता है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा उसका पैटर्न बता देता हूँ कि हमारे पास जब भी टेबल का कोड लिखना होता है तो हम जो टैग यूज़ करते हैं वो टेबल का टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको ओपन करते हैं और एंड में इसी टैग को क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टेबल होता है। टेबल में फिर सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, टेबल की रो होती है। टेबल की रो लिखने के बाद इसको हम ओपन करते हैं और इसको क्लोज़ करते हैं। तो ये मेरी एक रो है टेबल की। अब इस टेबल की रो के अंदर हो सकता है टेबल हेडिंग डाल दूँ, हो सकता है टेबल डाटा डाल दूँ। तो इन डिफरेंट टैग्स की मदद से आप टेबल्स को बना सकते हैं। उसके बाद एक शॉर्ट CSS आउटलाइन में से 3 प्रॉपर्टी लिखनी थी। तो जो CSS आउटलाइंस होती हैं वो डिफरेंट किस्म्स की होती हैं, उनमें से आप कोई भी 3 लिखने, इसमें डॉटेड होती है, डैश्ड होती है, सॉलिड होती है, रिज होती है, आउटसेट, इनसेट, और इसके अलावा हमारे पास आई थिंक यही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि MCQs वर वेरी इजी, ग्रेट। शॉर्ट क्वेश्चन में था टेल द प्रोटोकॉल डोमेन नेम एंड फाइल रिसोर्स नेम इन द गिवन URL। तो हमारे पास जो, अगर ये URL है, इसके अंदर देखें, ये हमारे पास प्रोटोकॉल है और ये हमारे पास डोमेन नेम है सारा, और यहाँ पर अगर इसको देखें तो ये हमारे पास फाइल रिसोर्स नेम है। वट विल द आउटपुट, अब यहाँ पर हमने आउटपुट देखनी है। जब हम जावास्क्रिप्ट का ये कोड है, जब हम 2 नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास नंबर ही आता है, तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आएगी 40। जब हम एक नंबर एक स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग ही आउटपुट में आती है, तो यहाँ 20 हमारे पास आउटपुट आएगा। और जब हम दोबारा से यहाँ पर स्ट्रिंग है और साथ में एक नंबर है तो इनको ऐड करेंगे तो तब भी हमारे पास एक स्ट्रिंग आएगी जो कि इस तरह से होगी 20। तो ये इसका आउटपुट होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है डायग्राम ऑफ द बॉक्स मॉडल वाज गिवन। तो नंबर दिए गए थे और नंबर के लिहाज से उनको मार्क करना था कि 1 नंबर पे क्या होगा, 2 पे क्या होगा। तो सबसे अंदर हमारे पास कंटेंट होता है, उसके बाद हमारे पास पैडिंग होती है, फिर हमारे पास बॉर्डर होता है और बॉर्डर के बाहर हमारे पास मार्जिन होता है। ये हमारे पास बॉक्स मॉडल होता है। फिर टेबल वाज गिवन, वी हैव टू राइट इट्स कोड विद बॉर्डर वैल्यू 1। तो जब भी टेबल का हम टैग लिखते हैं तो उसके अंदर हम एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं बॉर्डर, और इज इक्वल टू 1 करेंगे तो हमारे पास बॉर्डर वैल्यू 1 हो जाएगी। टेबल वाज लाइक, अच्छा ये टेबल पूरा बनाना था तो मैंने आपको पूरा टेबल का बता दिया। टेबल का जो क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, देयर वाज नो चॉइस इन लॉन्ग एंड शॉर्ट। अच्छा ये तो सबको पता है। कन्वर्जन फ्रॉम पिक्सेल्स टू एम्फेसिस। अच्छा जो डेवलपर्स होते हैं वो टेक्स्ट को साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए ये एम्फेसिस वाला भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि 16 पिक्सल्स जो होते हैं ये 1 एम्फेसिस के इक्वल होते हैं। तो अब हमने अगर कन्वर्ट करना है तो जितने भी हमारे पास पिक्सल्स होंगे उनको 16 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्फेसिस आ जाएंगे कि वो कितने के इक्वल बनेगा, तो उतना हमारे इसका आंसर होगा। फाइंड द एरर इन द कोड, एरर फाइंड करना था, ये इंशाल्लाह आप कर लेंगे, इंटेलिजेंट पीपल। नेक्स्ट है कि टाइप ऑफ कलर्स। टाइप ऑफ कलर्स हमारे पास 3 होते हैं। हमारे पास हेक्साडेसिमल वाले कलर होते हैं, और उसके अलावा हमारे पास कलर नेम्स होते हैं और RGB कलर्स होते हैं। तो ये हमारे पास 3 कलर टाइप्स होती हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड वन वाज आल्सो रिलेटेड टू कलर्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइम MCQs बहुत इजी थे, फाइल भी से भी आए थे और हैंडआउट से भी, ग्रेट। HTML टैग लिखना था, किसके बारे में, शॉर्ट कोड और लॉन्ग कोड। अच्छा शॉर्ट कोड के लिए हम सिंपल Q यूज़ करते हैं और जो लॉन्ग कोड होती है इसके लिए हम ब्लॉक कोड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन एब्रीवेशन। एब्रीवेशन के लिए हम ABBR ये वाला टैग यूज़ करते हैं। जो भी एब्रीवेशन इन्होंने कहा था वो आप डिफाइन कर दीजिएगा। CSS पैडिंग इन सेटिंग अप एंड बॉटम, सेटिंग अप एंड बॉटम 25, राइट एंड लेफ्ट 50। अच्छा पैडिंग के अंदर जो हमारे पास सबसे पहला होता है वो हमारे पास टॉप के लिए होता है, फिर उसके अगला राइट के लिए होता है, फिर उससे अगला बॉटम के लिए होता है और उससे अगला लेफ्ट के लिए होता है। इस तरह हमारे पास 4 वैल्यूज़ होती हैं। अगर आप इनको 2 को आखिरी को स्किप कर दें तो हमारे पास जो पहली होगी
वो टॉप के लिए होगी, अगली होगी राइट के लिए। अब हमें लेफ़्ट वाली बॉटम वाली चाहिए थी, वो नहीं मिली, तो ये टॉप वाली बॉटम वाली बन जाएगी। अब लेफ़्ट वाली चाहिए थी, नहीं मिली, तो ये राइट वाली ही जो है वो लेफ़्ट वाली भी बन जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हम पैडिंग में लिख सकते हैं। CSS स्टाइल सूडो कोड करना था, होवर बटन का लिखना था। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, सूडो कोड लिखने के लिए हमारे पास कॉलन का यूज़ होता है, साइन, और यहाँ पर हमारे पास होवर है तो होवर लिख देंगे यहाँ पे, और बटन है तो बटन को डॉट BTN क्लास को कॉल कर देंगे, अगर BTN उसकी क्लास है जो भी पेपर में लिखी है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में उसका हम एट्रीब्यूट्स लिख देंगे। HTML कोड गिवन था और आउटपुट बतानी थी, आसान थी, ठीक है, ग्रेट। मार्क टैग में टेक्स्ट था। मार्क जो होता है वो हाईलाइटेड के लिए होता है। H2 टैग में टेक्स्ट था। H2 सेकंड टाइप की हेडिंग के लिए होता है। एम्फेसिस टैग एम्फेसाइज करने के लिए होता है, टेक्स्ट को थोड़ा इटैलिक कर देता है। टैग में जो टेक्स्ट था उनकी आउटपुट लिखनी थी, ठीक है। मुझे एक क्वेश्चन होवर सूडो कोड का आया था, ओके ग्रेट, ये रिपीट हो गया, पहले पीछे कवर कर दिया। एक कोड दिया था HTML का, बोल्ड और इटैलिक कैसे आउटपुट देंगे ये पूछा था। जो HTML होता है उसके अंदर तो बोल्ड को करने के लिए हम B लिखते हैं और I को करने के लिए I लिख देते हैं, इटैलिक करने के लिए। लेकिन जो CSS होता है उसके अंदर बोल्ड करने के लिए हम फॉन्ट वेट का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और इटैलिक के लिए हम फॉन्ट स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एंड द लास्ट वन, बहुत ट्रिकी था, मुझे याद नहीं, ज़बरदस्त। H1P और एक और टैग था जिसका बताना था कि इनमें एक्सप्लेन करना था कौन सी क्लास सेलेक्टर लगेगा इन सब में, तो कुछ ऐसे करके MCQs ईजी थे। अच्छा, ये हमारे पास जो सिलेक्टर्स होते हैं डिफरेंट तरह के होते हैं, ये मैं आपको बाद में हैंडआउट्स ओपन करके बता देता हूँ। MCQs ईजी थे। शॉर्ट हैंड फॉर बैकग्राउंड प्रॉपर्टी इन बॉडी टैग। अच्छा, बॉडी टैग के अंदर जो हमारे पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर इसका शॉर्ट हैंड तो बैकग्राउंड ही बनेगा। और बैकग्राउंड अगर, हाँ, आपने बैकग्राउंड की इमेज अगर सेट करनी है तो बैकग्राउंड इमेज और उसके अंदर URL आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है URL में से डोमेन और फाइल रिसोर्स बताना था एंड प्रोटोकॉल, ये मैंने पहले कवर कर दिया। बटन सूडो कोड क्लास होवर, ये भी बहुत रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। CSS यूज़ करके इमीडिएट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना था। इमीडिएट पैराग्राफ सिलेक्ट करने का मतलब ये है कि जो इमीडिएट हमारा चाइल्ड होता है उसको हमने सेलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, P हमारे पास पैराग्राफ के लिए होगा, और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कॉलन जो कि सूडो क्लास के लिए होता है, और यहाँ पे हम सूडो क्लास के बाद जो भी हमारे पास नाम था उसका वो लिख देंगे, तो वो इस तरह से आ जाएगा। और उसके अलावा हमारे पास क्या था कि मेंशन ऑल इजी फ्रॉम हैंडआउट्स, MCQs ऑल इजी फ्रॉम हैंडआउट्स थे, कोड वाला कोई भी नहीं था, ग्रेट। CSS कोड के सिलेक्टर एट्रीब्यूट्स और वैल्यू बतानी थी, ठीक है। सिलेक्टर कोड और वैल्यू, इसका भी क्वेश्चन आएगा, उसमें कोड भी दिया होगा, फिर मैं उससे बता दूंगा। जावास्क्रिप्ट की फिल इन द ब्लैंक्स की लाइन थी एग्जाम्पल वाली, फिलिंग द ब्लैंक्स की लाइन थी एग्जाम्पल वाली। अच्छा, ठीक है, अब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है। गिवन लिंक के पार्ट्स बताने थे, लिंक प्रोटोकॉल ग्रेड रिपीट हो रहा है। CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर का कोड था, ये भी रिपीट हो रहे हैं। एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, इनको भी कवर कर लीजिएगा हैंड आउट से डिटेल में। MCQs बहुत ईजी थे, ग्रेट। शॉर्ट क्वेश्चन में HTML आउटपुट फाइंड करनी थी। CSS कोड फॉर सम फॉर्मेटिंग। अच्छा, फॉर्मेटिंग करने के लिए हमारे पास जो फॉन्ट कलर होता है उसके लिए खाली कलर यूज़ होता है। जो हमारे पास फॉन्ट का क्या कहते हैं, फ़ॉन्ट की जो टाइप होती है उसके लिए हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ होता है। फिर फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ होता है, उसके साइज़ के लिए फ़ॉन्ट वेट होता है, बोल्ड करने के लिए फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, उसको इटैलिक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेटिंग होती है फ़ॉन्ट्स के लिए। HTML ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट का कोड लिखना था। ऑर्डर लिस्ट के लिए OL यूज़ करते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट में डिफाइन वेरिएबल कैसे लिखते हैं। अच्छा, वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम वेर का कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखते हैं और सेमी कॉलन लिखते हैं। इस तरह से हम जो जावास्क्रिप्ट में कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं। OL से क्या बनता है, ऑर्डर लिस्ट बनता है। CSS से क्या बनता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट बनता है। HTML में टेबल का हेड का कौन सा टैग है, तो इसके लिए हमारे पास जो टेबल हेडर होता है उसके लिए हमारे पास TH का टैग होता है हेडिंग डालने के लिए टेबल में। नेविगेट फॉर्म कैसे लिखते हैं, HTML और CSS दोनों के MCQs आए थे। अच्छा, फॉर्म कैसे लिखते हैं, इसके MCQs आए थे, वो MCQs पर डिपेंड करता है किस तरह लिखते हैं, क्या ऑप्शन था। अच्छा, हाउ टू आइडेंटिफाई करंट डे फ्रॉम वीक 0 to 6, तो इसके लिए हम गेट डे करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो हमारे पास करंट डे आ जाता है 0 से लेकर 6 तक। गेट डेट करते हैं तो हमारे पास करंट डे आ जाता है फ्रॉम द मंथ, तो जो कि हमारे पास हाउ टू ओपन न्यू टैब ब्राउज़र, तो इसके लिए हम टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक कर देते हैं तो उससे न्यू ब्राउज़र या टैब ओपन हो जाता है। MCQ इतनी जल्दी हो गया था, समझ नहीं आई थी क्या हुआ। अच्छा, आइडेंटिफाई करना था CSS रूल, सेलेक्टर प्रॉपर्टी एंड वैल्यू फ्रॉम द गिवन एग्जांपल। ग्रेट एग्जांपल भी आ गई। यहाँ पे हमारे पास जो ये चीज़ होती है इसको सेलेक्टर बोलते हैं। ये हमारे पास सेलेक्टर के बाद पूरा इसका जो है कोड ब्लॉक है, ये हमारे पास एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू है। तो इस तरह से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिए। व्हाट विल द HTML एंड जावा कोड गिवन आउटपुट, इसका आउटपुट गिवन क्या होगा, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास 5 अक्टूबर है, अक्टूबर में हमारे पास 31 डेज़ होते हैं, तो ये बन जाएंगे हमारे पास 26 डेज़ इधर,
और 24 डेज़ यहाँ के बन जाएंगे नवंबर के, तो टोटल हमारे पास आउटपुट आएगा इसका 50। आउटपुट हमारा मिली सेकंड्स में आता है, इसलिए मिली सेकंड को पहले 1000 से डिवाइड किया, सेकंड बन गया, फिर 60 से डिवाइड किया, मिनट बन गया, फिर 60 से डिवाइड किया, हॉर बन गया, फिर उसको 24 से डिवाइड किया तो हमारे पास डेज़ बन गया। तो 50 डेज़ टोटल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम सी एस इज इट पॉसिबल टू राइट डिफरेंट पैडिंग विद डिफरेंट वैल्यूज़ इंडिविजुअली, यू आर रिक्वायर्ड टू राइट कोड पैडिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो मैंने पहले कवर कर दिया कि पैडिंग में कैसे 4 वैल्यूज़ होती हैं। ब्लैंक लगी वहाँ का, अच्छा ठीक है। राइट सिंगल CSS रूल ऑफ द फॉलोइंग, राइट बैकग्राउंड कलर हैक्स ब्लू, ऐसा कुछ था। तो बैकग्राउंड कलर अगर हमने करना हो तो उसके लिए बैकग्राउंड डैश कलर यही यूज़ होता है, और इसके आगे हम इसकी वैल्यू पास कर देते हैं। इमेज फाउंडिंग URL इसका कोड लिखना था, कैसे लिखते हैं, ठीक है, ये भी हो जाएगा। इमेज होता है, साथ इमेज के टैग में सोर्स इज इक्वल टू वहाँ पे URL लिख देते हैं। इंश्योर इमेज रिपीटेड मूव इन हॉरिजॉन्टली, अच्छा मूव हॉरिजॉन्टली करने के लिए हमारे पास क्या होता है, बैकग्राउंड रिपीट का एट्रीब्यूट होता है, और उसके अंदर नो रिपीट कर देंगे तो रिपीट नहीं होगा, रिपीट X करेंगे तो वो हॉरिजॉन्टली रिपीट होता रहेगा, रिपीट Y करेंगे तो वर्टिकली रिपीट होता रहेगा। एक अपर केस वाला था, उसका आंसर अपर केस था, ठीक है। एक पोजीशन वाला था, कौन सी प्रॉपर्टी स्क्रॉल करने पर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, तो इसका आंसर फिक्स्ड है। जो स्टैटिक होता है वो हमारे पास क्या करते हैं कि जो हमारा ब्राउज़र होता है उसकी डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, जब वो लोड होगा तो कहाँ उसको होना चाहिए, तो जबकि फिक्स कर देंगे तो ऊपर नीचे जहाँ मर्जी करते तो वो जगह पे फिक्स रहेगा। आस्की कौन सा स्टैंडर्ड है, पहला स्टैंडर्ड था आस्की, और इसके ज़रिए से हम ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद हमारे पास एनसी स्टैंडर्ड होता है, ISO 8859 होता है, और उसके बाद हमारे पास जो यूनिकोड स्टैंडर्ड होता है जो कि सबसे बड़ा बॉस है सबका। बाकी सारे MCQs भी इजी थे, ग्रेट। हैंडआउट्स अगर करें तो हो जाएंगे, सही है, कर लेते हैं। आउटपुट लिखनी थी, HTML कोड गिवन था। HTML कोड ये है, वेलकम ये हेडिंग हो जाएगी 2 साइज़ की, हाय हाउ आर यू ये पैराग्राफ हो जाएगा, और ये हमारे पास लिंक आ जाएगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। जब इस पर क्लिक करेंगे तो हम इस लिंक पे चले जाएंगे। आउटपुट लिखनी थी HTML विद जावास्क्रिप्ट कोड गिवन था। अच्छा डेमो गिवन है, स्क्रिप्ट हमारे पास गिवन है सारी। इसके अंदर क्या है, एक वेरिएबल है हमारे पास स्ट्रिंग की फॉर्म में 3, एक वेरिएबल है y2 और एक वेरिएबल है z1। जब हम सम करते हैं x + y को तो हमारे पास 32 आ जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, 32 बन जाएगा। और जब हम z के अंदर y को ऐड करेंगे तो हमारे पास 321 बन जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग 32 थी, अब ये 1 में ऐड होगी तो 321 बन जाएगा। और इसको जब हम सम 1 + BR सम 2 करेंगे तो सम 1 में हमारे पास 32 होगा, और उसके बाद एक लाइन ब्रेक आ जाएगी, और लाइन ब्रेक में हमारे पास जो सम 2 होगा वो होगा 321। ये इसका आउटपुट बन जाएगा 32, एंटर मार के 321। लॉन्ग में था, एक URL गिवन था और टेबल गिवन था जिसमें URL के 5 पार्ट्स लिखने थे। तो वो URL के जो पार्ट्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या होते हैं। उसके अंदर फिर यहाँ पर 5 वर्ड आ रहे हैं, तो डायनामिक URL वाली चीज़ें भी इसमें होंगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, ए प्रोग्राम हैज़ 3 एंकर टैग्स, किसी भी प्रोग्राम के 3 एंकर टैग होते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट वैल्यूज़। अच्छा डिफरेंट एट्रीब्यूट वैल्यूज थी, CS प्रॉपर्टी एंकर टैग वी वांट टू चेंज द कलर टू रेड एंड बोल्ड ओनली फॉर दोज एंकर टैग व्हिच हैज स्क्रिप्ट ऑफ गूगल। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे जो कि href हाइपरलिंक रेफरेंस यह आएगा, और उसके अंदर हम स्टैटिक इक्वल लिखेंगे। तो वो जितने स्टैटिक इक्वल करके गूगल करेंगे तो जिन जिन लिंक्स के अंदर गूगल होगा वो सिलेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स डाल के उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी CSS की वो अप्लाई कर देंगे। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है, पेपर अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, मुबारक हो। MCQ कंसेप्चुअल ही थे, हैंड आउट करके जाएँ तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। हैंड आउट कैसे करें, MCQ हैंड आउट से थे, मस्ट रीड हैंड आउट कोई फाइल ना कीजिएगा। देखा मैं ये बार बार कहता हूँ, बारहा कहता हूँ, जब से चॉइस खत्म हुई है हमारे पास पेपर्स भी चेंज हुए हैं, कंसेप्चुअल पेपर ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, तो फाइल्स के ऊपर फुली रिलाई नहीं करना चाहिए। सिर्फ पास करना है थोड़े बहुत नंबरों से तो ठीक है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो तक पहुँच ही गए हैं तो पास करने वाले बच्चे ना बने, अच्छे बच्चे अच्छे ग्रेड वाले बन जाएँ, क्योंकि सारी टिप्स मैंने शेयर की हुई अपनी वीडियोस में कि कैसे हम अच्छे GPA ले सकते हैं विद 20% एफर्ट्स। अच्छा शॉर्ट याद नहीं है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आउटपुट दी हुई थी, कोड लिखना था HTML का, हेडिंग देनी थी, फिर उसके अंदर UL लिखना था, अनऑर्डर लिस्ट लिखनी थी, ठीक है। तो लिस्ट का और टेबल का कोई एक नया कोड आ ही जाता है। इमेज थी, इसका कोड दिया था, मतलब CSS यूज़ करके इसकी आउटलाइन कैसे करते हैं वो बतानी थी, और कलर यूज़ ब्लू करना था। तो आउटलाइन करने के लिए क्या होता है, आउटलाइन में सबसे पहले हमारे पास आउटलाइन का कलर आता है, फिर आउटलाइन के कलर के बाद हमारे पास उसकी टाइप आती है कि किस टाइप का होगा, डॉटेड होगा, डैश होगा, और फिर उसके बाद आ जाता है थिक होगी, कैसी होगी। तो इस तरह से हम आउटलाइन डिफाइन कर देते हैं, जो भी उन्होंने एट्रीब्यूट दिए हुए थे, वैल्यूज दी थी, उसके लिहाज से कर देना है। ओवरऑल पेपर बहुत ईजी था, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा माइंड को रिलैक्स करें, थैंक यू सो मच। साइकोलॉजिस्ट भी आ गए। मेरा आज पेपर था, टोटली मेरे पेपर CSS में से था, और अच्छा CSS में था, ग्रेट। लॉन्ग क्वेश्चन में टेबल गिवन था, कोड लिखना था, और एक में फुल HTML का डिस्क्रिप्शन वाला कोड लिखना था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वाला कोड, डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है DL, उसमें डिस्क्रिप्शन टर्म डिफाइंड टर्म होता है DT,
और उसके अंदर जो डाटा होता है वो डी होता है। उसके बाद हम करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन में CSS के डिव लिखने थे मार्जिन और विड्थ के हिसाब से, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देंगे डिव के अंदर विड्थ और हाइट। पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर चेंज करना था। बैकग्राउंड कलर का ये होता है बैकग्राउंड और हैफन डाल के कलर। और मेरे MCQ तो मोस्टली CSS के आए थे, जावास्क्रिप्ट में से 2 थे, आउटपुट वाला था। बाकी आप हेडिंग और लाजमी कर लेना। इफ़ यू ग्रेस्प ऑफ HTML CSS गुड देन योर पेपर विल। ये ग्रेस्प कैसे गुड होगी भाई, ये तो जो वेब डेवलपर है उसकी होगी, पहले से तो नहीं होगी, पढ़ के होगी। 14 MCQs थे, वेरी इजी फ्रॉम हैंडआउट्स, ठीक है। 14 MCQs थे, हमें पता है 14 है। 2-3 मुश्किल थे, बाकी सब इजी कॉन्सेप्चुअल बेस थे। 2 शार्ट रहे, दोनों में आउटपुट बतानी थी, पिक्चर साथ अटैच की हुई है, वो देख लें। अच्छा, पिक्चर इन्होंने अटैच की हुई है, ग्रेट। फर्स्ट में रिक्वायर्ड आउटपुट पूछी हुई थी और सेकंड में ये था कि कंसीडर द फॉलोइंग कोड, इसका वो बनाएं सूडो क्लास। ये रिपीटेड क्वेश्चन मैं पहले कवर कर चुका हूँ। हाँ, इसका ये आंसर बनता है बटन और कॉलन हॉवर बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन। लॉन्ग में था, दोनों लॉन्ग पिक्चर में, एक में टेबल बताना था, दूसरी में भी एग्जैक्ट आउटपुट। टेबल का मैंने पहले कवर कर दिया। मोस्टली MCQ हैंडआउट से थे, लेकिन हैंडआउट्स को बहुत फोकस से पढ़ें। एक MCQ ये भी आया हुआ था कि CSS के किस वर्जन में रिकमेंडेशन है, तो CSS 3 वर्जन में उसकी रिकमेंडेशन थी ओपेसिटी की। नेक्स्ट है कि 1.5 EM दिया था और उसे पिक्सल में कन्वर्ट करना था, तो 1.5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, पिक्सल्स आ जाएंगे। CSS कोड दिया गया था और उसमें सिलेक्टर प्रॉपर्टी, ये मैंने पहले कवर कर दिया। 5 कंडीशन दी हुई थी, उनमें बताना था हर कंडीशन के लिए कौन सा CSS सिलेक्टर होगा। 5 कंडीशंस में एक ID वाला सिलेक्टर हो सकता है जो कि हैश से होता है, डॉट वाला होता है क्लास के लिए, और इक्वल वाला एट्रीब्यूट वाला होता है। फिर उसके अंदर स्टार्ट्स विद होता है जो कि पाइप ऑपरेटर इक्वल होता है। फिर जो टिल्डे साइन इक्वल वाला होता है वो कंटेन वाला होता है। तो इस तरह से आप ये देख लें बुक से जोन से एट्रीब्यूट सिलेक्टर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्ट्रक्चर को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। सिलेक्टर को प्रिपेयर करने से 10 मार्क्स आपके सिलेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। इसको प्रिपेयर कर लेते हैं। अभी हैंडआउट्स ओपन करता हूँ, प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कुछ MCQs मैंने जो है ना वो उठाए हैं LMS से, इनको भी कवर कर लेते हैं। इनमें से भी हो सकता है कोई ना कोई आ जाए। लोकल वेरिएबल्स आर, जो लोकल होते हैं वो बस फंक्शन के अंदर ही होते हैं, उनका स्कोप फंक्शन के अंदर ही रहता है। ग्लोबल वेरिएबल्स ओवरऑल होते हैं। UTC टू UTC स्ट्रिंग क्या करता है, डेट को UTC फॉर्मेट में चेंज कर देता है। एट्रीब्यूट ये वाला जो साइन होता है ये स्टार्ट के लिए होता है और ये वाला भी स्टार्ट के लिए होता है, ठीक है। तो इसके अंदर स्टार्ट विद आंसर है और इसको स्पेसिफिकली कहते हैं स्टार्टिंग के लिए इसको कहते हैं। इसके अंदर एग्जैक्ट मैच होना ज़रूरी होता है और इसको जो होता है ये बिगन्स विद कहते हैं। एग्जैक्ट पूरा वर्ड मैच होना ज़रूरी नहीं होता, इसमें पूरा वर्ड मैच होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है कि रिजल्ट ऑफ हेलो +5, तो इसका रिजल्ट हेलो 5 बनेगा, स्ट्रिंग नंबर में ऐड हो रही है क्योंकि। अच्छा, बट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन पार्स इंट, तो इंट पार्स करके होल नंबर देगा 13, इसका आंसर आएगा। उसके बाद है ISO फॉर्मेट। ISO फॉर्मेट ये होता है ईयर, मंथ और डे। गेट डेट रिटर्न इन, डेट जो होता है वो डे ऑफ द मंथ रिटर्न करता है और गेट डे होता है जो वीक का डे बताता है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स आर यूनिक नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स। What does return to? Return stop function and return value back, send value back. Attribute is equal to value के लिए एग्जैक्ट मैच होना ज़रूरी है क्योंकि बस कुछ भी साथ नहीं लिखा हुआ साइन, और ये एग्जैक्ट मैच के लिए एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। विच टैग रिप्रेजेंट कीबोर्ड आउटपुट, ये KBD होता है। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर यूनियन, HTTPS लगा दें तो ये स्क्वायर बन जाएगा जो कि SSL इसके अंदर इंसर्ट हो जाता है, सिक्योर सॉकेट लेयर। विच प्रॉपर्टी सेट्स बैकग्राउंड इमेज, ये बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी इस तरह सेलेक्ट होती है। HTML मस्ट बी प्रॉपर्ली क्लोज्ड होनी चाहिए। HTML के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट होती है HTML की निस्बत। CSS 3 देयर आर डैश डिफरेंट कम्बिनेटर्स, 4 कम्बिनेटर्स होते हैं। डैश इज़ द वेबसाइट्स यूनिक नेम, डोमेन नेम उसका यूनिक नेम होता है जो कि उसको IP एड्रेस के साथ लिंक कर देता है। फ्लोट एग्जांपल, फ्लोट हमारे पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है, राइट हो सकती है, तो इसका आंसर लेफ्ट होगा, राइट यहाँ पे नहीं है। इन विच टैग इज़ द href एट्रीब्यूट कॉमनली, ये एंकर टैग में यूज़ होता है। इन HTML डैश टैग इज यूज फॉर एड्रेस इन्फॉर्मेशन, एड्रेस टैग यूज़ होता है एड्रेस इन्फॉर्मेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोजिशनिंग मेथड, तो स्टैटिक भी हमारे पास पोजिशनिंग होती है जो ब्राउजर की डिफ़ॉल्ट ओपनिंग होने से ओपन हो जाती है। फिक्स्ड वो होती है जिसके अंदर हम फिक्स कर देते हैं और फिर वो एक जगह स्टैटिक रहती है, अगर हम स्क्रॉल डाउन करें ऊपर करें तो वो चेंज नहीं होती। फिर हमारे पास रिलेटिव होती है जो हमारे पास अपने सराउंडिंग टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फिर एक एब्सोल्यूट होती है जो अगर उसका पेरेंट जो स्टैटिक नहीं है उस वाले पेरेंट के साथ वो लिंक होकर एब्सोल्यूट हो जाती है। तो इनफिक्स हमारे पास कोई भी नहीं होती, इसका जो आंसर बनेगा वो इनफिक्स बनेगा कि ये कोई भी पोजिशनिंग मेथड नहीं है। तो ये हमें फाइल ख़त्म हो गई है, लेकिन इसके बाद हैंडआउट्स को हम देख लेते हैं। हैंडआउट्स में इंपॉर्टेंट MCQs मैं सारे कवर कर देता हूँ। यहाँ तक जो वीडियो थी इसमें मैंने करंट पेपर्स के रिव्यूज़ शेयर कर दिए हैं और थोड़े बहुत MCQs जो LMS में थे वो शेयर कर दिए हैं। अगर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं
चाहते हैं अच्छा पेपर हो तो हैंडआउट्स को मैं कवर कर देता हूँ। इसके अंदर से जितने भी MCQs हैं सिर्फ मैं वो कवर करूँगा, कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को कवर नहीं करूँगा। तो हमारे पास जो फ्रंट एंड डेवलप होता है, क्लाइंट साइड डेवलपमेंट होती है। फ्रंट एंड डेवलपर जो होता है डिज़ाइनर और बैक एंड डेवलपर के बीच में होता है। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URI स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, वेब एड्रेस सिनोनिम फॉर URL। डायनेमिक URL के कोई एक सारे साइन दिए होंगे, उसमें बताना होगा कौन सा नहीं है। तो ज़्यादातर एक दिया होता है टिल्डे का साइन, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना कि ये टिल्डे इसमें नहीं होता, बाकी सारे साइन इसके अंदर होते हैं। URL इनकोडिंग, URL कैन ओनली बी सेंड ओवर इंटरनेट यूजिंग ASCII कैरेक्टर सेट, ASCII के जरिए भेजा जा सकते हैं। जो URL इनकोडिंग होती है वो स्पेस को प्लस या %20 से रिप्लेस कर देता है। जितने भी साइन होते हैं उनको ये परसेंटेज डाल के उसके हेक्सा का जो भी बन रहा होता है हेक्साडेसिमल डिजिट से रिप्लेस करता है, तो स्पेस 20 से होगा। HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसको एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। जो हमारे पास कैशे कर सकता है क्लाइंट और लिमिटेड लेंथ होती है वो गेट वाला होता है, जिसके यानी जो रिक्वेस्ट सर्च कर रहा है जैसे कोई चीज़ कर रहा है, और जो गेट होता है वो लेस सिक्योर होता है। ये हमारे पास ब्राउज़र के जो एड्रेस होता है ना पेज का, उसके अंदर ये शो हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास वेब सर्वर्स के अंदर एप्लीकेशन सर्वर जो होते हैं, ये सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क होता है जो वेब एप्लीकेशन और सर्वर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। वेब सर्विसेज जो होती हैं ये वेब सर्वर पे रेजाइड करती हैं और कम्युनिकेट करने के लिए XML का इस्तेमाल करती हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमारे पास कोई डोमेन नेम है, उसके पार्ट्स बताने हैं अगर आपने, तो हमारे पास ये टॉप लेवल डोमेन होती है सबसे इधर। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे जो होती है ये सेकंड लेवल डोमेन होती है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQ के सब डोमेन थर्ड लेवल डोमेन को कहते हैं। नेक्स्ट है कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर कंप्यूटर फाइल। कंप्यूटर फाइल के लिए FTP यूज़ होता है। FTP क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर होता है जो कम्युनिकेट अलाउ करता है। नेक्स्ट है HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स मस्ट स्टार्ट विद टाइप डिक्लेरेशन HTML, और HTML5 वाला भी इसी से होना चाहिए। ज़्यादातर HTML5 पूछ के कंफ्यूज कर रहा होता है और यहाँ पे HTML5 गलती से सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो ये इससे से स्टार्ट होना है। HTML डॉक्यूमेंट्स बिगिन विद HTML एंड विद, ये यहाँ पर हमारे पास अच्छा इसका ये पूछा जाए कोई भी टैग एंड करने के लिए कौन सा साइन होता है, तो ये वाला साइन होता है जो हमारे पास फॉरवर्ड / होती है। विजिबल पार्ट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज बिटवीन बॉडी एंड बॉडी। विजिबल पार्ट बॉडी और बॉडी की टैग के बीच में होता है। नेक्स्ट के हेड टैग जो होता है वो बॉडी टैग से पहले रखा जाता है और ऑप्शनल होता है। अगर हम मेटाडाटा एलिमेंट्स को डिफाइन करते हैं वो हेड में करते हैं। HTML हेडिंग्स जो होती हैं ये H1 से लेकर H6 तक होती हैं। H1 जो होती है सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और H6 सबसे छोटी होती है। HTML पैराग्राफ्स जो होते हैं P टैग से डिफाइन किए जाते हैं। HTML इमेज को IMG टैग से डिफाइन किया जाता है। इमेज होता है उसके बाद सोर्स आ जाती है, फिर अल्टरनेट टेक्स्ट होता है कि अगर इमेज शो ना हो तो अल्टरनेट टेक्स्ट शो होगा, और उसकी तरह विड्थ और हाइट को हम इस तरह से शो कर सकते हैं। HTML एलिमेंट्स जो होते हैं ये लिखे जाते हैं स्टार्ट और एंड टैग के बीच में। एलिमेंट्स जो होते हैं ये नेस्टेड भी हो सकते हैं, और एलिमेंट्स हमारे पास बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट बॉडी। जो H1 एलिमेंट होता है ये हेडिंग को डिफाइन करता है, और P एलिमेंट पैराग्राफ को डिफाइन करता है। सम HTML विल डिस्प्ले करेक्टली इफ यू फॉरगेट द एंड टैग। एंड टैग अगर भूल भी जाएंगे तो वो करेक्टली डिस्प्ले हो जाएंगे। ट्रू फॉल्स बन रहे हैं। HTML एलिमेंट नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी एलिमेंट, जिनके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा उनके एम्प्टी एलिमेंट बोलेंगे। एम्प्टी एलिमेंट कैन बी क्लोज्ड इन ओपनिंग टैग लाइक दिस। ओपनिंग टैग में ये इस तरह से क्लोज हो जाते हैं। ओपनिंग टैग में आप इसको स्लैश डाल देते हैं। HTML5 डज नॉट रिक्वायर एम्प्टी एलिमेंट्स। HTML5 बहुत ज़्यादा खुला सीन है, आप जो मर्जी करते रहें। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं स्टार्ट टैग में हमेशा डाले जाते हैं। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ये नेम इज इक्वल टू वैल्यू पेयर में आते हैं। जो डॉक्यूमेंट लैंग्वेज है वो HTML टैग में होती है। ये इंपॉर्टेंट है कि वो हेड में होती है, ये HTML में होती है, HTML में होती है, और लैंग एट्रीब्यूट में इसको हम डिफाइन कर देते हैं जैसे यहाँ डिफाइन हुई भी है। उसके बाद क्या टाइटल जो होता है ये भी हमारे पास हेड में होता है। HTML पैराग्राफ्स आर डिफाइंड विद P टैग, और जो टाइटल पैराग्राफ का भी अगर हमने डालना हो तो हम उसी टैग में उसका टाइटल डाल देते हैं। HTML लिंक्स आर डिफाइंड विद एंकर टैग। href डाल के हम लिंक डाल देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है HTML इमेजेस आर डिफाइंड विद IMG टैग, और सोर्स में उसका सोर्स डाल देते हैं। विद साइड में उसके एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। जो अल्टरनेट होगा वो तब यूज़ होगा अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ। HTML5 डज नॉट रिक्वायर लोअर केस एट्रीब्यूट नेम्स, डज नॉट रिक्वायर कोड्स। HTML5 सब कुछ अलाउ करता है, कुछ भी रिक्वायर नहीं करता। डबल स्टाइल कोड्स आर मोस्ट कॉमन, ज़्यादा कॉमन डबल स्टाइल हैं, और एट्रीब्यूट सेल्फ कंटेन डबल कोट्स इज नेसेसरी टू यूज सिंगल कोट्स। ये सिंगल कोट्स यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है अगर हमने इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर डबल कोट्स एंटर की हुई हैं। नेक्स्ट है कि H1 जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग बताता है, और H6 जो है लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग बताता है। सर्च इंजन जो होते हैं हेडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर और कंटेंट देखने के लिए। इंपॉर्टेंट टू यूज़ हेडिंग टू शो द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर के लिए हेडिंग बहुत ज़रूरी होती है। जो HR टैग होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन शो करने के लिए होता है, एक सीधी सीधी लाइन आ जाती है। HR एलिमेंट जो होता है ये कंटेंट को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ हो रहा होता है। हेड टैग जो होता है इसके अंदर मेटा डाटा होता है। मेटा डाटा का किस में होता है? हेड टैग में होता है। टाइटल जो होता है ये भी मेटा डाटा है।
मेटा डाटा क्या होता है? बेसिकली मेटा डाटा इज़ डाटा अबाउट डाटा, यानी इन डाटा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका टाइटल क्या है, उसके कीवर्ड्स क्या हैं, उसके अंदर किस तरह का कॉन्टेंट है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये तमाम मेटा डाटा होता है। HTML मेटा इज़ द एलिमेंट, ये भी खुद भी इटसेल्फ मेटा डाटा है और ये करेक्टर सेट को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है? BR जो होता है ये लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट MCQ, एवरी HTML एलिमेंट हैज़ डिफ़ॉल्ट स्टाइल। डिफ़ॉल्ट स्टाइल होता है चेंजिंग द डिफ़ॉल्ट HTML एलिमेंट कैन बी डन विद स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट से आप डिफ़ॉल्ट स्टाइल चेंज करते हैं, जिसको इन लाइन CSS भी बोला जाता है। स्टाइल को चेंज करने के लिए हमारे पास स्टाइल होता है और इज इक्वल टू प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, और एंड पे सेमी कॉलन डाल देते हैं, क्योंकि वो हमारे पास ज़ाहिर बात है CSS का जो है ना सारा पैटर्न है। तो अगर आप सेमी कॉलन डालेंगे तो आप सेपरेटली काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं। कलर प्रॉपर्टी डिफाइंस द टेक्स्ट कलर, कलर से टेक्स्ट कलर आ जाता है। फॉन्ट फैमिली जो होता है इससे फॉन्ट आ जाता है, कौन सा आपने यूज़ करना है। फॉन्ट साइज से उसका साइज़ आ जाता है, पिक्सल्स में भी हो सकता है, परसेंटेज में भी हो सकता है। टेक्स्ट अलाइन से आप उसको सेंटर, राइट, लेफ्ट, जहाँ भी आपने अलाइन करना है वो आप अलाइन कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो B होता है ये बोल्ड करने के लिए होता है, जो I होता है इटैलिक करने के लिए होता है, और ये इंपॉर्टेंस कुछ नहीं देते, जो एम्फोसाइज होता है वो इंपॉर्टेंस देता है। ये EM से होता है। स्मॉल जो होता है स्मॉल टेक्स्ट करने के लिए होता है। मार्क होता है हाईलाइट करने के लिए। डेल होता है डिलीट करने के लिए, यानी माय फेवरेट कलर के ऊपर एक लाइन आ जाएगी, जब मैं डेल यूज़ करूँगा ना एक लाइन से कट लग जाएगा उस पर। सबस्क्रिप्ट होता है नीचे जो लिखने के लिए, और सुपरस्क्रिप्ट पावर में लिखने के लिए, ऊपर लिखने के लिए होता है। जो Q होता है ये शॉर्ट कोट्स के लिए होता है। ब्लॉक कोट लॉन्ग कोट्स के लिए होता है। उसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट कोट्स होती हैं इसके इर्द गिर्द कोटेशन मार्क लग जाते हैं। ब्लॉक कोड इंडेंट हो जाती है, यानी स्पेस डल जाती है उसके पीछे। HTML एब्रीविएशन एलिमेंट्स जो होते हैं, एब्रीविएशन और एक्रीमेंट के लिए ABBR यूज़ होता है। एड्रेस होता है, एड्रेस के लिए ये इंपॉर्टेंट MCQ है। साइट होता है टाइटल वर्क बताने के लिए, और इटैलिक में वो शो कर देता है उसको। BDO जो होता है ये बाई डायरेक्शन और ओवर राइड के लिए होता है। नॉर्मली हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट टू राइट चल रहा होता है, लेकिन अभी RTL लिख देंगे तो राइट टू लेफ्ट हमारा कोड लिखना शुरू हो जाएगा। HTML कंप्यूटर कोडिंग फॉर्मेट जो होती है ये वेरिएबल साइज HTML यूज़ कर रहा होता है, तो लेकिन कोड में हम उसको फिक्स साइज रखना चाहते हैं तो KBD होता है। कीबोर्ड इनपुट के लिए सैम्पल होता है कंप्यूटर की डिस्प्ले, कंप्यूटर का कोड डिस्प्ले करने के लिए, और कोड होता है कोड फॉर्मेट डिस्प्ले करने के लिए। वेरिएबल होता है मैथमेटिकल इक्वेशन, VAR, मैथमेटिकल इक्वेशंस को, वेरिएबल्स को डिस्प्ले करने के लिए। फिर हमारे पास जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश और एंड पर डैश डैश इससे शो होते हैं, और हमारे पास कमेंट से हम इन नोटिफिकेशन और रिमाइंडर्स HTML डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। जो भी मैंने हाईलाइट किए हुए तमाम MCQs हैं। अभी तक मैंने शॉर्ट लॉन्ग कोई भी नहीं आपको बताया। कमेंट्स आर ऑल्सो ग्रेट फॉर डिबगिंग HTML, डिबगिंग के लिए कमेंट्स काफ़ी ग्रेट होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो वेब और टैग्स होते हैं ये फ्रंट पेज और एक्सप्रेशन वेब में ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। फिर हमारे पास क्या है? हाइपर लिंक इज अ टेक्स्ट और इमेज यू क्लिक ऑन एंड जंप टू अनदर डॉक्यूमेंट, इसको हाइपर लिंक बोला जाता है। लिंक्स आर डिफाइंड विद एंकर टैग। लोकल लिंक जो होता है ये रिलेटिव URL के ज़रिए से बताया जाता है, और जो बाहर का लिंक होता है वो एब्सोल्यूट URL के ज़रिए से बताया जाता है, उसका कंप्लीट आप URL देते हैं। जब आप माउस कर्सर को किसी लिंक पे लेके आएंगे तो क्या होगा? माउस एरो चेंज हो जाएगा, हाथ बन जाएगा छोटा सा, और कलर जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। 3 तरह के हमारे पास लिंक हैं, अनविजिटेड, विजिटेड और एक्टिव। जो विजिटेड होगा वो ब्लू होगा, अनविजिटेड होगा वो अंडरलाइन और ब्लू होगा, विजिटेड होगा पर्पल, और एक्टिव जो होगा वो रेड होगा। इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं स्टाइल को। इसके जो लिंक्स होते हैं टारगेट एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करता है। अगर हम लिंक के अंदर टारगेट में ब्लैंक डाल देंगे तो नया टैब ओपन हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट MCQ है। इमेजेस जो होती हैं बहुत कॉमन होती हैं, इनको एज अ लिंक यूज़ करना। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको बोला जाएगा कि ये इमेज है, इसको एज अ लिंक शो करो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इमेज का टैग बनाएंगे और उसको एंकर टैग के अंदर डाल देंगे। ये नेस्टेड टैग हो जाएंगे, हमारे पास नेस्टेड एलिमेंट्स हो जाएंगे। ID एट्रीब्यूट जो होता है ये बुकमार्क्स बनाने के लिए होता है, इंपॉर्टेंट MCQ। जैसे अब यहाँ पर हमने ID टैग को यूज़ करते हुए टिप्स के ऊपर हम जंप कर रहे हैं। इमेज टैग जो होता है ये एम्प्टी होता है, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, और इसके बाद आप स्लैश डाल के इमेज नहीं लिखते, क्लोजिंग टैग इसका नहीं लगाते। जो स्क्रीन रीडर होते हैं ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो डिस्प्ले पे जो भी डिस्प्ले हो रहा है उसको रीड कर देते हैं, वॉइस में बता देते हैं। यू कैन यूज़ द स्टाइल एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द विड्थ। स्टाइल एट्रीब्यूट से आप स्पेसिफाई कर सकते हैं विड्थ, हाइट। वैल्यूज़ जो होती हैं वो पिक्सल्स में स्पेसिफाई कर दी जाती हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट जो होता है ये स्टाइल शीट्स को डिफ़ॉल्ट साइज चेंज करने से रोक देता है। अगर आप सिंपल विड्थ हाइट यूज़ करेंगे तो जो स्टाइल शीट होंगी वो ओवरराइड कर देंगी इसको, तो आप स्टाइल अगर यूज़ करेंगे तो उसको ओवरराइड नहीं करेंगी। सम वेबसाइट स्टोर देयर इमेजेस ऑन इमेज सर्वर पे स्टोर करती हैं। यू कैन क्रिएट इमेज मैप विद क्लिकेबल एरियाज। इमेज मैप भी हम बना सकते हैं HTML में। इमेज फ्लोट लेफ्ट टू राइट हो सकती है, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टली लेफ्ट टू राइट फ्लोट हो सकती है। उसके बाद क्या है? HTML टेबल है हमारे पास, कैसे बनाना है इसके बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन आए हुए थे। टेबल का टैग होता है, फिर इसमें रो का टैग होता है TR, फिर डाटा का टैग होता है TD, और हेडिंग का टैग होता है TH।
नेक्स्ट है कि HTML टैग विद बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर का भी एक आया हुआ था कि एक बॉर्डर का आप टेबल बनाएं तो वो इस तरह से बनेगा और उसकी जो विड्थ होती है वो 100% जनरली हम रख देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, बॉर्डर को क्लैप्स करना, तो बॉर्डर क्लैप्स का एट्रीब्यूट यूज़ होता है। बॉर्डर क्लैप्स लिख के हम क्लैप्स लिखते हैं तो बॉर्डर सारे क्लैप्स हो जाएंगे। टेबल हेडिंग्स को TH से शो करते हैं। जितने भी मेजर ब्राउज़र होते हैं हेडिंग्स को बोल्ड और सेंटर शो करते हैं। इंपॉर्टेंट MCQ। नेक्स्ट है कि बॉर्डर स्पेसिंग स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द सेल्स। स्पेस बॉर्डर स्पेसिंग से आती है, इसको हम बॉर्डर स्पेसिंग एट्रीब्यूट से लिखते हैं। ये सेल्स के दरमियान में स्पेस को बताता है। पैडिंग अलग चीज़ है, वो हम पैडिंग से करते हैं। सेल को मोर देन वन कॉलम में स्पैन करना है तो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ होगा। इंपॉर्टेंट MCQ। ज़्यादा रो में करना है तो रो स्पैन एट्रीब्यूट यूज़ होगा। HTML टैग विद कैप्शन, अगर कैप्शन डालना है तो ये कैप्शन हमारे पास टेबल का इस तरह से आ जाता है कैप्शन टैग से। उसके बाद डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। स्पेसिफिक स्टाइल फॉर अ स्पेशल टेबल एड एन ID एट्रीब्यूट। ID एट्रीब्यूट डालेंगे और इस ID एट्रीब्यूट को असेस करने के बाद हम जो भी उसका स्टाइल करना है, जैसे हम यहाँ पे उसको असेस करके इस तरह से हम उसका स्टाइल चेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या अनऑर्डर लिस्ट UL से होती है। ईच आइटम जो होता है उसको LI से हम लिखते हैं। जैसे हमने ये UL लिखा हो, यहाँ पर ओपन किया क्लोज किया, अलग अलग एलिमेंट्स को हम LI से लिखते हैं। फिर हमारे पास जो इसके स्टाइल टाइप होते हैं, ये MCQ आता है कि डिस्क, सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल दिया होगा, आपने बताना है कौन सा नहीं होता, तो ये वाले होते हैं। इनके अलावा जो ऑप्शन होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर हमने ख़त्म करना है तो स्टाइल टाइप नन कर देते हैं, ये भी एक MCQ हो सकता है। उसके बाद क्या है, ऑर्डर लिस्ट जो होती हैं ये ऑर्डर होती हैं और इनको मार्क किया जाता है नंबर से। ये इंपॉर्टेंट MCQ है, नंबर से मार्क किया जाता है। नंबर्स भी हमारे पास होते हैं, अपर रोमन भी होता है, अपर केस अल्फ़ाबेट्स होते हैं, लोअर केस होते हैं, रोमन अपर केस होता है, रोमन लोअर केस होता है। अब डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है जो कि लिस्ट ऑफ टर्म्स होती है। इसके अंदर DL होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, DD होता है डिफाइंड टर्म करने के लिए, और DD होता है उसकी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए जो डाटा होता है। उसके बाद हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल लिस्ट। हॉरिजॉन्टल लिस्ट जो होती हैं ये काफ़ी डिफरेंट वेज में हम कर सकते हैं। हमने क्या करना होता है, जिस लिस्ट की सेटिंग के स्टाइल में जाकर डिस्प्ले ब्लॉक के बजाय इनलाइन करना होता है तो वो हॉरिजॉन्टली शो हो जाती हैं। HTML ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो अपने से बाद और पहले एक ब्रेक लाइन ब्रेक डाल देते हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट नॉर्मली स्टार्ट एंड एंड विद अ न्यू लाइन डिस्प्लेड इन अ ब्राउजर। इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल में पूछा जाएगा कि आपसे MCQ में कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या इनलाइन एलिमेंट है, तो हमारे पास हेडिंग, पैराग्राफ, लिस्ट, टेबल, ये तमाम ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। जबकि हमारे पास जो इमेज होती है, एंकर टैग होते हैं, टेबल का डाटा होता है, या बोल्ड, इटैलिक, इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। डिव एलिमेंट जो होता है ब्लॉक लेवल कंटेनर है। स्पैन जो होता है ये हमारे पास इनलाइन लेवल का कंटेनर है, इनलाइन एलिमेंट कंटेनर। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि HTML लेआउट के अंदर HTML एलिमेंट टू डिफाइन द अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट ऑन द वेब पेज। HTML जो होता है ये अरेंजमेंट के लिए होता है, उसकी स्टाइलिंग मानने के लिए CSS होता है, और उसके अंदर इंटरेक्शन पैदा करने के लिए जावास्क्रिप्ट होता है। ये डिफरेंट MCQs हैं। तो अब हमारे पास CSS आ गया, नहीं अभी तक HTML चल रहा है। HTML लेआउट यूजिंग टेबल्स को हम एलिमेंट्स को जो MCQ है कि टेबल्स को हम लेआउट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, आई फ्रेम इनलाइन फ्रेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये। इनलाइन फ्रेम जो होता है एम्बेड एन अदर डॉक्यूमेंट विद इन द करंट डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट MCQ। इसके अंदर एम्बेड और करंट, ये हमारे पास दो आंसर बनते हैं इसके एक ही सिंगल MCQ के। आई फ्रेम जो होता है ये हमारे पास इसके अंदर सोर्स हम इस तरह से डाल देते हैं और वो शो हो जाता है एक विंडो की तरह, और उसमें वो चीज़ शो हो रही होगी जो भी हमने लिंक डाला है। बाय डिफॉल्ट आई फ्रेम एज अ ब्लैक बॉर्डर अराउंड इट। बाय डिफॉल्ट इसके इर्द एक ब्लैक बॉर्डर होता है। आई फ्रेम कैन बी यूज्ड एज टारगेट फ्रेम फ्रॉम अ लिंक। टारगेट के अंदर भी हम आई फ्रेम डाल सकते हैं। इसका कोई भी हम नाम दे देंगे और इसको उसके अंदर टारगेट में ऐड कर देंगे, ठीक है। नेम देना ज़रूरी होता है, नेम से ही हम टारगेट में फिर उसको ऐड करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, HTML फॉर्म्स। HTML फॉर्म्स जो होते हैं यूज़र इनपुट लेने के लिए होते हैं। फॉर्म एलिमेंट, डिफाइन एलिमेंट फॉर्म। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमारे पास, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सबमिट बटन एंड मोर। गला खुश्क हो गया लेकिन लोग बस देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। इनपुट एलिमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनपुट के आगे फिर हम टाइप लिखते हैं। टाइप में हम बता देते हैं टेक्स्ट करना है या हमने रेडियो बटन करना है, ठीक है, या फिर हमने सबमिट करना है, ये हम सारा टाइप में बताते हैं। अगर हमने लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइसेस चूज़ करना है तो हम रेडियो को सिलेक्ट करते हैं। सबमिट बटन जो होता है ये डिफाइन करता है बटन टू सबमिट अ फॉर्म टू फॉर्म हैंडलर। फिर फॉर्म हैंडलर टिपिकली एक सर्वर पेज होता है जो कि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ है कि किसको सबमिट करते हैं, फॉर्म हैंडलर को करते हैं। फॉर्म हैंडलर क्या होता है, एक सर्वर पेज होता है। फॉर्म हैंडलर जो होता है ये एक्शन एट्रीब्यूट में स्पेसिफाई किया जाता है, ठीक है। और अगर हम एक्शन एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हमारा जो करंट पेज होगा वही फॉर्म हैंडलर होगा। एक्शन एट्रीब्यूट एक्शन टू द परफॉर्म बताता है बाय यूजिंग द सबमिट बटन परफॉर्म इज सबमिट टू द वेब पेज ऑन द वेब सर्वर। एक्शन एट्रीब्यूट अगर ओमिट कर दिया जाएगा तो करंट पेज ही हमारा एक्शन कर देगा।
गेट हमारे पास कब यूज़ होगा, जब हमारे पास सबमिशन पैसिव है और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये विजिबल होगा पेज एड्रेस के अंदर। जो पोस्ट होगा ये हमारे पास सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के लिए होगा, जब हमने पोस्ट जो होगा ये बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और विजिबल नहीं होता पेज एड्रेस में। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। नेम एट्रीब्यूट जो होता है ये हमने इसलिए रखना होता है कि हम एक्शन के अंदर फिर उसको मेंशन करते हैं, और टारगेट में भी हम इसको मेंशन करते हैं। नहीं, नेम को हम टारगेट में मेंशन करते हैं, एक्शन में मेंशन नहीं करते। जैसे अब यहाँ पर इन्होंने फॉर्म का नेम ये नेम है। अच्छा, जब हम नेम शो करेंगे तभी वो चीज़ आएगी। टू बी सबमिटेड करेक्टली सबमिट करने के लिए जो नेम एट्रीब्यूट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो फॉर्म हैंडलर है उसको पता चल जाए कि किस फॉर्म के एलिमेंट के अंदर आपने ये चीज़ सबमिट की है। उसके बाद ग्रुपिंग फॉर्म डेटा विद फील्ड सेट। अगर हमारे पास जो फील्ड सेट एलिमेंट होता है ये रिलेटेड डाटा को फॉर्म में इकट्ठा कर देता है, और लेजेंड जो होता है ये कैप्शन बताता है फील्ड सेट के लिए। तो हमारे पास ये फील्ड सेट आ गया और ये इसका लेजेंड आ गया। नेक्स्ट है कि HTML कलर्स होते हैं 3 तरह के, हेक्साडेसिमल कलर्स, RGB और कलर नेम्स। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। RRGG BB ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं, ये 00 से लेकर FF तक इनकी रेंज होती है। RGB रेड ग्रीन ब्लू ये हमारे पास RGB कलर्स होते हैं, और नेम्स में हमारे पास 140 MCQ है, 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स होते हैं। शॉर्ट में भी जब आंसर है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स होते हैं, और इनकी भी आप एग्जांपल्स दो लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है HTML कलर्स। द कम्बिनेशन ऑफ रेड ग्रीन ब्लू जो होते हैं हमारे पास 0 से 255 तक जाते हैं। HTML कलर्स में 16 मिलियन डिफरेंट कम्बिनेशंस बन जाते हैं, और मॉडर्न मॉनिटर होते हैं ये 16,384 डिफरेंट कलर्स को शो करते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ है। हेड एलिमेंट जो है कंटेनर है मेटा डाटा के लिए, डाटा अबाउट डाटा बताता है। इसके अंदर हमारे पास स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट, बेस ये तमाम हमारे पास मेटा डाटा की इंफॉर्मेशन होती हैं। लिंक का टैग इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, वो भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। HTML एलिमेंट इज़ द डॉक्यूमेंट रूट। ये HTML जो एलिमेंट है ये डॉक्यूमेंट का रूट होता है। लैंग्वेज जो इंपॉर्टेंट होती है एप्लीकेशंस के लिए, ब्राउज़र वगैरह को पता चलता जाता है, और एरर्स वगैरह से भी बच जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हेड का टैग होता है, अगर हम इसको ओमिट कर देंगे तो फिर भी हमारा कोड सही चलेगा। HTML5 में HTML टाइटल होता है, ये टाइटल बताता है, और ज़्यादातर ये टाइटल बार में शो होता है। जो हमारे पास स्टाइल होता है ये स्टाइल इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, और आप इससे डिफरेंट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। इसको इनलाइन CSS भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो लिंक एलिमेंट होता है ये पेज रिलेशनशिप एक्सटर्नल सोर्स के साथ बताता है। लिंक एलिमेंट इज मोस्ट ऑफन यूज्ड टू लिंक टू स्टाइल शीट। क्या होगा कि आपको स्टाइल शीट दी जाएगी mystyle.css, आपने बस क्या करना है लिंक का टैग बनाना है, और उसके अंदर href में ये स्टाइल शीट का नाम लिख देना है जो वहाँ दिया होगा। एक चीज़ आपने ऐड करनी है कि इसके साथ रिलेशन क्या है, जो रिलेशन में आपने लिख देना है स्टाइल शीट। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है। फिर मेटा एलिमेंट जो होता है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ऑथर, एरर, मेटा डेटा आता है। तो मेटा नेम में आप ये चीज़ लिखते हैं, और कंटेंट में फिर उसका कंटेंट लिख देते हैं। इस तरह से ये होता है। कैरेक्टर सेट आपने इस तरह से डिवाइन करना है। UTF-8 हमारे पास यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि स्क्रिप्ट एलिमेंट इज़ यूज टू डिफाइन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यूज़ होता है क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट के लिए। बेस होता है स्पेसिफिक बेस URL, और बेस टारगेट फॉर ऑल रिलेटिव URL इन द पेज। जितने भी रिलेटिव URLs होंगे उनका टारगेट क्या होगा ये हमारे पास बेस बताता है। उसके बाद हमारे पास क्या कैरेक्टर एंटिटीज आर यूज टू डिस्प्ले रिजर्व कैरेक्टर्स इन HTML। एंड एंटिटी नेम्स या एंड नंबर एंटिटी नेम। अगर नाम यूज़ करना है तो एंड लिख के नाम यूज़ कर देंगे, नंबर यूज़ करना है तो एंड लिख के साथ हैश लिख के नंबर लिख देंगे, तो हमारे पास एंटिटी नेम आ जाएगी। अगर लेस देन का साइन है उसके 60 नंबर होता है, और LT उसके लिए लेस देन लिखते हैं। नॉन ब्रेकिंग स्पेस इंपॉर्टेंट MCQ है। NBSP से आती है स्पेस अगर हमने डालनी हो HTML के अंदर। उसके बाद डायरेक्टोरियल मार्क जो ग्लिफ होता है, जो हम देखें ना स्पेनिश में A होता है उसके ऊपर डैश डली होती है इस तरह की, या किसी के नीचे डली होती है। तो ये हमारे पास किस तरह से आते हैं, ये हमारे पास अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस अ कैरेक्टर दैट इज नॉट रेंडर्ड इन कैरेक्टर सेक्स, इनको डायरेक्टोरियल मार्क्स कहते हैं। उसके बाद हमारे पास सिंबल एंटिटीज़ होती हैं जो एंड से होती हैं, एंड नंबर से आती हैं। इस तरह के डिफरेंट हमारे पास सिंबल्स होते हैं। ये सिंबल्स के तमाम हमारे पास नाम और कोड दिए गए हैं, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ कैरेक्टर इनकोडिंग। कैरेक्टर इनकोडिंग हमारे पास क्या होता है कि आस्की फर्स्ट कैरेक्टर इनकोडिंग, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQ है। सॉरी मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। जो हमारे पास फर्स्ट जो थी वो आस्की थी, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि आस्की फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी, तो आस्की हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट थी। जस्ट अ सेकंड, ओके। उसके बाद हमारे पास है कि आंसी था, उसके बाद विंडो कैरेक्टर सेट था, और ISO 8859 आई मिसिंग है यहाँ पे। ये हमारे पास डिफॉल्ट कैरेक्टर सेट है HTML4 के लिए, और UTF-8 हमारे पास तमाम कैरेक्टर सिंबल्स को कवर करता है जितने भी दुनिया में पाए जाते हैं। मेटा टैग के अंदर हम कैरेक्टर को डिफाइन कर देते हैं। हमारे पास सबसे पहले आस्की कैरेक्टर सेट है, उसके बाद आंसी है, फिर ISO है, और फिर UTF-8 कैरेक्टर सेट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है HTML URL इनकोडिंग। URL जो होता है ये अनदर वर्ड और या सिनोनिम भी बोलते हैं वेब एड्रेस के लिए हमारे पास। अच्छा, अब ये 5 क्वेश्चन वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको ये URL दिया हुआ है,
ठीक है, आपने इसके बताने हैं कि फॉर एग्जांपल ये यूआरएल दिया हुआ है, आपने इसके बताने हैं 5 पार्ट्स। तो ये हमारे पास प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, इसको स्कीम भी बोलते हैं। फिर ये हमारे पास होस्ट होता है www, ये डोमेन होती है हमारे पास। फिर ये यहाँ पर पोर्ट मेंशन नहीं है, लेकिन पोर्ट ज़्यादातर लिखा जाता है यहाँ पे। फिर ये पाथ होता है HTML जो लिखा हुआ है, और ये हमारे पास फाइल नेम होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट इसके होते हैं, स्कीम जिसको प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, होस्ट, डोमेन, पोर्ट, पाथ और फाइल नेम, ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इसके। उसके बाद यूआरएल इनकोडिंग के अंदर हमारे पास कैन बी सेंड ओवर इंटरनेट यूजिंग, इंटरनेट पे आस्की के जरिए भेजा जाता है और ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट। और उसके बाद मैं बस स्क्रॉल कर रहा हूँ, मेरा गला खुश्क हो गया है। HTML HTML डॉक टाइप इज़ मैंडेटरी। HTML में XMNNS एट्रीब्यूट यूज़ होता है, ये तमाम मैंडेटरी होते हैं। यानी जो भी हमारे पास XHTML है ये स्ट्रिक्ट है, इसके अंदर तमाम चीज़ें मैंडेटरी हैं। प्रॉपरली क्लोज्ड होना चाहिए, इंपॉर्टेंट MCQ है। डॉक टाइप डिक्लेरेशन होनी चाहिए, ऑलवेज बी क्लोज्ड, इंपॉर्टेंट MCQ। लोअर केस में एलिमेंट्स होने चाहिए, एट्रीब्यूट भी लोअर में होने चाहिए, वैल्यू भी कोटेड होनी चाहिए। ये तमाम कन्वर्ट करने का तरीका है कि पहले डॉक टाइप डाल दो, फिर XLMNS एट्रीब्यूट डाल दो HTML में, तमाम एलिमेंट नेम्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, स्किप करना है, MCQs के लिए बस देख लें। CSS आ गया, कास्केडिंग स्टाइल शीट बनता है। CSS से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, HTML4 में डाली गई थी। CSS एक्सटेंशन एक्सटर्नल फाइल में आती है, मैंने लिंक करना बता दिया कैसे करते हैं अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो। CSS का सिंटैक्स जो होता है इसमें सिलेक्टर और डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है। ये हमारे पास सिलेक्टर है H1 और ये नीचे वाला तमाम डिक्लेरेशन ब्लॉक है। उसके बाद प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यूज़ आर सेपरेटेड बाय कॉलन। प्रॉपर्टी नेम और वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉलन होती हैं, और एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी सेमीकोलन से सेपरेट होती हैं। ये डिफरेंट सेलेक्टर्स हैं जिनका लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर क्लास सेलेक्ट करना है डॉट क्लास से करते हैं, आईडी सेलेक्ट करनी है हैश आईडी से करते हैं, किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना है P से करते हैं, तमाम एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर हमने पेरेंट को सिलेक्ट करना है तो डिव ये ग्रेटर देन के साइन से करते हैं। अगर हमने प्रीसीडेड बाय करना है तो इससे करते हैं, जो टिल्डे का साइन होता है। किसी एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना है तो इससे करते हैं। एट्रीब्यूट इज इक्वल टू वैल्यू करना है तो इससे करते हैं। और एट्रीब्यूट स्टार्ट्स विद सम वैल्यू इससे करते हैं, स्टार्टिंग विद दिस। लेकिन एग्जैक्टली ये होना ज़रूरी है स्टार्ट में, या ये हो या इसके आगे डैश हो। इंग्लिश अगर होगा तो वो काउंट नहीं होगा, सिर्फ EN काउंट होगा। अगर हमने इंग्लिश वाला भी काउंट करना है तो उसके लिए जो साइन होता है ना, उल्टा V इन्वर्टेड V, वो वाला यूज़ होता है कि कंटेन्स वाली बात चली जाती है उसमें। फिर CSS इंसर्शन, एक्सटर्नल स्लाइड शीट, इंटरनल स्लाइड शीट और इनलाइन स्टाइल्स होते हैं। फिर स्टाइल शीट एक्सटर्नल लिंक एलिमेंट में होती है, ये मैंने आपको बताया है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हेड में हम करते हैं इसको लिंक, इसमें href में लिंक आ जाएगा, रिलेशन में स्टाइल शीट आ जाएगा, और टाइप में आ जाएगा टेक्स्ट CSS। यानी अब टाइप भी हमने बता दी है कि ये CSS होगी या टेक्स्ट होगी। उसके बाद इंटरनल स्लाइड शीट इनलाइन CSS यूनिक स्टाइल सिंगल एलिमेंट के लिए होती है, और इंटरनल जो होती है ये हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए होती है, और ये हेड सेक्शन में हम डाल देते हैं इसको। CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो होती है ये बैकग्राउंड स्टाइल देने के लिए होती है। बैकग्राउंड कलर से कलर आ जाएगा, बैकग्राउंड इमेज से बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी। ये वाला इंपॉर्टेंट था कि रिपीट अगर करना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली तो इसके लिए एट्रीब्यूट बैकग्राउंड रिपीट यूज़ होता है, और बैकग्राउंड रिपीट होता है रिपीट करने के लिए, और बैकग्राउंड पोजीशन जो होता है ये पोजीशन के लिए होता है। उसके बाद हाँ, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर बैकग्राउंड इज सिंपली बैकग्राउंड। बस इतना सा आंसर है इसका, लेकिन ये इंपॉर्टेंट मैंने आपको करंट पेपर में दिखाया था। CSS कलर प्रॉपर्टी जो होती है उसके अंदर 3 तरह के कलर्स होते हैं, हेक्स वैल्यू, RGB वैल्यू। ये वही है सेम HTML वाले, क्योंकि HTML में भी HTML तो सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए है ना, हम तो बेसिकली CSS के कलर इसमें इस्तेमाल कर रहे थे। टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी यूज़ होती है इंडेंटेशन के लिए। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होती है, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए लोअर केस या अपर केस। और 2 टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स होते हैं, जेनेरिक और फैमिली और फॉन्ट फैमिली। और जो हाँ ये इंपॉर्टेंट है, सेरिफ जो होता है इसके अंदर स्मॉल लाइंस एट एंड आ जाती हैं। जो सैंस होता है इसके अंदर हमारे पास एंड पे लाइन नहीं आती। और मोनो से स्पेस होता है ये सेम विड्थ का होता है। तो अगर आप पूछा जाएगा MCQ में कि एंड पे लाइनें किस में आती हैं करेक्टर्स के, तो वो सेरिफ में आती हैं।
फ़ॉन्ट फैमिली जो होता है ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए होता है। हम इसमें एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट दे देते हैं ताकि एक अवेलेबल नहीं है तो दूसरा चल जाए, तो कॉमा से हम उसको सेपरेट करते हैं। अगर कोई जो हमारे पास फ़ॉन्ट है वो एक से ज़्यादा लेटर्स वर्ड्स पे है तो हम उसको कॉलम्स में इस तरह लिखते हैं। फिर हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी है जो कि नॉर्मल इटैलिक या ऑब्लिक करने के लिए होती है, और यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं है लेकिन एक फ़ॉन्ट वेट होता है जो बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं कि बोल्ड करके दिखाओ, इसलिए मैंने सोचा बता दूँ। फ़ॉन्ट साइज़ जो होती है साइज़ के लिए होती है। एब्सोल्यूट या रिलेटिव साइज़ हो सकता है। एब्सोल्यूट साइज़ जो होता है ये फिजिकल साइज़ जब पता है आपको उसके लिए होता है। रिलेटिव साइज़ सराउंडिंग एलिमेंट के लिहाज से होता है। रिलेटिव साइज़ में आप परसेंटेज डालते हैं और एब्सोल्यूट में आप पिक्सल्स में वैल्यू डाल देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि पिक्सल्स बाय 16 इज इक्वल टू 1 EM, ये कन्वर्जन आ जाती है इसकी। उसके बाद CSS लिंक्स हमारे पास लिंक होता है विजिटेड होवर एक्टिव, ये हम डिफरेंट चेंज कर लेते हैं इनको, और मैं इसको बस स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप जो जो मैंने हाईलाइट किया है इसको देखते जाएं। ये MCQs हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। बॉक्स मॉडल का भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ था, नंबर 1 2 3 4, आपने बस नाम लिखने हैं नंबरों की जगह। इसका भी आया हुआ है, कोई से 3 के नाम आपने याद कर लेने हैं, ग्रूव, रेज, इनसेट, आउटसेट। बॉर्डर कलर कैसे मेंशन करते हैं, बॉर्डर स्टाइल कैसे करते हैं, सारी चीज़ें एक सिर्फ खाली बॉर्डर में भी हो जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास साइज़ होता है, फिर हमारे पास सॉलिड ये जो रखना है या रेज रखना है, जो भी रखना है वो टाइप होती है उसकी, और फिर हमारे पास उसका कलर होता है बॉर्डर में। जबकि हमारे पास जो आउटलाइन होती है उसमें सबसे पहले कलर आता है, तो बॉर्डर में कलर एंड पे आता है, लेकिन हमारे पास जो आउटलाइन होती है उसमें कलर सबसे पहले आ जाता है। बस यही चेंज है। बॉर्डर विड्थ होती है, स्टाइल होता है, कलर, 3 चीज़ें होती हैं। उसको शॉर्ट हैंड में सिर्फ बॉर्डर में लिख देते हैं। आउटलाइन इज़ नॉट पार्ट ऑफ एलिमेंट डायमेंशन, एलिमेंट डायमेंशन से अलग होती है आउटलाइन, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। उसके बाद हमारे पास मार्जिन होता है, ऑटो होता है, या लेंथ मेंशन कर देते हैं या परसेंटेज मेंशन कर देते हैं या इनहेरिट कर देते हैं। फिर हमारे पास पैडिंग प्रॉपर्टी है जो स्पेस बिटवीन द एलिमेंट एंड बॉर्डर बताती है, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी में हम पैडिंग लिख देते हैं और बस ये मेंशन कर देते हैं, ये टॉप बॉटम है, ये राइट लेफ्ट है। उसके बाद CSS डायमेंशन जो होती है ये हाइट और विड्थ ऑफ एन एलिमेंट कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। इसके अंदर हम परसेंटेज मेंशन कर देते हैं। मिन हाइट अगर मेंशन कर देंगे तो मिनिमम इतनी हाइट होगी। CSS डिस्प्ले में अगर हम डिस्प्ले नन करेंगे तो वो हाइड करने के लिए यूज़ होता है। विजिबिलिटी हिडन करेंगे उससे भी हाइड हो जाएगा। दोनों में फ़र्क ये होता है कि जब हम विजिबिलिटी से हाइड करेंगे तो स्पेस वो अपनी फिर भी रखेगा, लेकिन डिस्प्ले नन करेंगे तो वो डिस्प्ले ही नहीं होगा, नज़र नहीं आएगा, हाइड हुआ होगा, लेकिन वो अपनी स्पेस भी नहीं रखेगा। फिर हमारे पास ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स का मैंने आपको बता दिया क्या डिफरेंस होता है। और 4 टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग मेथड्स हैं, स्टैटिक, फिक्स्ड, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। इसमें MCQ में आ जाता है कि 4 दिए होते हैं, उनमें से एक गलत होता है, वो मार्क करना होता है। स्टैटिक में क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास लोड करने से ब्राउज़र से आती है नॉर्मल फ्लो ऑफ द पेज, फिक्स में वो फिक्स हो जाता है। रिलेटिव द ब्राउज़र विंडो आप स्क्रॉल करते रहें तो वो मूव नहीं करता। रिलेटिव पोजीशन में पोजीशन रिलेटेड टू इट नॉर्मल पोजीशन, जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है उसके लिहाज से नई पोजीशन उसकी बन जाती है। एब्सोल्यूट में फर्स्ट पेरेंट एलिमेंट दैट हैज़ अ पोजीशन अदर देन स्टैटिक, स्टैटिक के अलावा जो होगा उससे आप रिलेट कर देंगे इसको। अच्छा, अब एब्सोल्यूट पोजीशनिंग होती है, ये रिलेटिव के अंदर रखी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ओवरलैपिंग एलिमेंट्स में जी इंडेक्स होता है, ये स्पेसिफाई करता है स्टैक ऑर्डर, जितना ज़्यादा जी इंडेक्स होगा उतने फ्रंट पे एलिमेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट MCQ है जो बुक में मेंशन नहीं है। CSS फ्लोट हमारे पास फ्लोटिंग करने के लिए होता है, लेफ़्ट और राइट फ्लोट कर सकते हैं हम, और एलिमेंट्स जो होते हैं हॉरिजॉन्टली फ्लोट करते हैं। बस फ्लोटिंग जो हो गए उसके लिए हम क्लियर यूज़ करते हैं ताकि उसके बाद वाले एलिमेंट उसके इफेक्ट ना हो। और उसके बाद ब्लॉक एलिमेंट जो होता है ये फुल विड्थ लेता है और लाइन ब्रेक ऑफ बिफोर और आफ्टर आती है, जबकि इन लाइन एलिमेंट फुल विड्थ नहीं लेता, जितना उसका साइज़ होता है उतनी लेता है। अगर कंटेनर एलिमेंट जो होगा वो डिव है, और डॉक टाइप डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए। और जो हमारे पास I8 और Elevation है वो 17 पिक्सल मार्जिन और राइट साइड इसमें ऐड कर देते हैं। फिर कम्बिनेटर्स हमारे पास 4 तरह के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिसेंडेंट सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर, एडजेसेंट सेलेक्टर और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। डिसेंडेंट में हम सिर्फ क्या करेंगे, उसके आगे एक नाम लिख देंगे उसके डिसेंडेंट का, तो मैचेस दैट आर डिसेंडेंट ऑफ इमीडिएट चिल्ड्रन, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
तो हम ये वाला यूज़ करेंगे साइन ग्रेटर देन वाला, कि यहाँ पे भी डिव का इमीडिएट चिल्ड्रन पी होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। एडजेसेंट सिबलिंग के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं और जनरल सिबलिंग के लिए हम टिल्डे का साइन यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट साइन है सारे। जनरल सिबलिंग तमाम सिबलिंग को सिलेक्ट कर लेगा, एडजेसेंट सिबलिंग सिर्फ इमीडिएट सिबलिंग को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास सूडो क्लासेस का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉलन से सूडो क्लास को असेस करते हैं, सिलेक्टर लिखते हैं, और जैसे वो होवर वाला क्वेश्चन एक आया हुआ था वो इंपॉर्टेंट है सूडो क्लास में, ये वाला होवर। उसके बाद है सूडो क्लास इन CSS क्लासेस। आपने क्लास को लिख के क्लास को असेस करके फिर सूडो क्लास उसकी असेस कर सकते हैं, तो इस तरह से हो सकता है। फिर हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास होती है जो कि फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अनदर एलिमेंट सेलेक्ट करती है। फिर लैंग्वेज सूडो क्लास होती है जो स्पेसिफिक रूल्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस देती है। फिर हमारे पास सूडो एलिमेंट्स होते हैं, ये डबल कॉलन से हमारे पास शो होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लाइन, ये सूडो एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट लाइन हो गया, फर्स्ट लेटर हो गया, ये सिर्फ उन चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, ये तमाम सूडो एलिमेंट्स हैं। सिलेक्शन जिसको यूज़र सेलेक्ट करेगा यानी। उसके बाद हमारे पास CSS क्लास, जिसके अंदर ये भी एक टाइप ऑफ सिलेक्टर है। डॉट क्लास है, हम उसको असेस करते हैं। CSS सिलेक्टर को हम किसी स्पेसिफाई कर सकते हैं एलिमेंट के साथ भी, यानी सिलेक्टर सेलेक्ट करके फिर डॉट क्लास भी लिख सकते हैं कि सिर्फ उस सिलेक्टर की उस क्लासेस पे जाओ। फिर CSS नेविगेशन मेन्यू बनाने के लिए इनलाइन हम यूज़ करके नेविगेशन, और या फिर वर्टिकल बनाना है तो डिस्प्ले ब्लॉक से बना सकते हैं। हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए एक इनलाइन है, एक फ्लोटिंग लिस्ट आइटम है। फ्लोट लेफ्ट करते जाएंगे और साइज़ छोटा कर देंगे तो वो भी एक दूसरे के साथ फ्लोट होकर जुड़ जाएंगे, और डिस्प्ले इनलाइन करेंगे तब भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद इमेज ओपेसिटी जो होता है ये CSS3 की रिकमेंडेशन का पार्ट है। ट्रांसपेरेंसी जो होती है ये इसको कंट्रोल करने के लिए हम ओपेसिटी यूज़ करते हैं। ओपेसिटी जो होता है हमारे पास प्रॉपर्टी कैन टेक का वैल्यू फ्रॉम 0 to 1, 0 से लेकर 1 तक लेती है। जो I8 और अर्लियर था उसमें फिल्टर अल्फा ओपेसिटी इज इक्वल टू x, जहाँ पे x हमारे पास 0 से 100 तक वैल्यू लेता था, और लोअर वैल्यू का मतलब है मोर ट्रांसपेरेंट। इमेज सेपरेट होती हैं, यानी एक इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास इमेज हमने एक सेलेक्ट की, फिर उसकी विड्थ हाइट सेलेक्ट कर ली और बैकग्राउंड उसका सेलेक्ट कर लिया, जिसके अंदर हम यहाँ पर टॉप लेफ़्ट का हम कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं। यानी स्प्राइट्स हमारे पास होती हैं कि पूरी एक्स्ट्रा इमेजेस अपलोड ना करनी पड़े, एक ही सिंगल इमेज में कम्पैक्ट फॉर्म में लोड हो जाए, लोडिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे। फिर मीडिया टाइप्स में हमारे पास मीडिया रूल होता है जो डिफरेंट स्टाइल रूल्स प्रोवाइड करता है डिफरेंट मीडिया टाइप्स के लिए। फॉन्ट साइज़ जो होता है ये स्क्रीन और प्रिंट मीडिया दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। CSS एट्रीब्यूट सिलेक्टर जो होता है ये एलिमेंट विद स्पेसिफिक एट्रीब्यूट सेलेक्ट करने के लिए होता है। ये स्पेसिफिक एट्रीब्यूट एंड वैल्यू एग्जैक्ट इक्वल के लिए होता है। ये होता है कि हमारे पास कंटेन के लिए, कंटेनिंग अ स्पेसिफिक वर्ड, पूरा वर्ड इंक्लूड होना चाहिए। और ये हमारे पास जो स्टेरिक वाला होता है ये होता है कि बस कंटेनर स्पेसिफिक वैल्यू, पूरा वर्ड बेशक इंक्लूड ना हो। फिर हमारे पास ये होता है स्टार्ट के लिए कि एग्जैक्ट स्पेसिफाइड वैल्यू से वो स्टार्ट हो रहा हो। और ये होता है हमारे पास बिगिंस विद अ स्पेसिफिक वैल्यू, यानी इसके अंदर एग्जैक्ट वैल्यू मैच होनी चाहिए, यानी एग्जैक्ट वर्ड ही समझ लें मैच होना चाहिए। इसमें कंटेन्स के लिए ये होता है, और स्टार्टिंग कंटेन के लिए, यानी कि बीच में कहीं स्टार्ट में ये होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये डॉलर होता है, ये एंड्स विद के लिए होता है। एक क्वेश्चन है शॉर्ट में कि ऐसे तमाम सेलेक्ट करें जिसमें गूगल लिंक में आ रहा, तो उसके लिए हम ये वाला यूज़ करेंगे जिसके अंदर गूगल वैल्यू कंटेन हो रही होगी। फॉर्म्स को स्टाइलिंग करने के लिए हमारे पास विदाउट क्लास और आईडी हम सेलेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट आ जाती है। जावास्क्रिप्ट हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर रेट मैथ आ जाता है। मेथड इसके गेट एलिमेंट बाय आईडी है, जिससे हम आईडी ऐसे एलिमेंट लेते हैं। फिर ये HTML एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकता है, HTML स्टाइल्स को भी चेंज कर सकता है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम जो होते हैं इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड आती हैं, और इंस्ट्रक्शन को स्टेटमेंट भी बोला जाता है। स्टेटमेंट्स को सेमीकोलन से सेपरेट किया जाता है। स्टेटमेंट्स जो होती हैं वैल्यूज़ ऑपरेटर एक्सप्रेशन कीवर्ड और कमेंट्स पे होती हैं। फिक्स वैल्यूज़ और वेरिएबल वैल्यूज़ होती हैं। इसके अंदर फिक्स वैल्यूज़ को लिटरल्स बोला जाता है, वेरिएबल वैल्यूज़ को वेरिएबल्स बोला जाता है। वेरिएबल्स जो होते हैं ये डाटा वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। वेयर कीवर्ड होता है वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए। इक्वल साइन होता है असाइनमेंट करने के लिए। कीवर्ड्स जो होते हैं ये आइडेंटिफाई एक्शन टू बी परफॉर्म्ड, और कमेंट्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं इससे और एंड होते हैं इससे, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव,
Historically, programmers have three ways of joining multiple words into one variable name: hyphens, underscore and camel case. ये important short question है. जावास्क्रिप्ट कैरेक्टर सेट में हमारे पास यूनिकोड होता है, ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है. जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट जो होती है ये टेल्स ब्राउज़र व्हाट टू डू, गेट एलिमेंट बाय आईडी हाई एवरीवन. सेमीकोलन से इसको सेपरेट किया जाता है. व्हेन सेपरेटेड सेमीकोलन मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन वन लाइन और अलाउड. वाइट स्पेस जो होते हैं ये इग्नोर कर देता है. प्रोग्रामर्स जो होते हैं ये कोड लाइन्स लॉन्गर देन 80 कैरेक्टर्स अवॉइड करते हैं. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. कोड ब्लॉक्स हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं. कमेंट्स जो सिंगल लाइन वाला होगा डबल स्लैश और मल्टीपल लाइन वाला होगा स्लैश अस्टेरिक से आएगा. जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज़. जावास्क्रिप्ट आइडेंटिफायर्स जो होते हैं वेरिएबल्स उनकी ये चीज़ें हैं कि आप इनको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते. अंडरस्कोर डॉलर आ सकता है, लेटर्स डिजिट आ सकते हैं और लेटर्स से उसको बिगन करना है. और केस सेंसिटिव होते हैं और रिजर्व वर्ड्स कीवर्ड्स इनको यूज़ नहीं कर सकते. ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है. डाटा टाइप्स में हमारे पास जनरली अलग अलग से नहीं होती, इंट फ्लोट या वो. हमारे पास एक ही डाटा टाइप होती है जो कि नंबर्स के लिए, और टेक्स्ट के लिए हमारे पास स्ट्रिंग होती है और नंबर्स के लिए हमारे पास डबल प्रिसीजन फ्लोट होता है. जो हम डिक्लेयर करते हैं, क्रिएट करते हैं वेरिएबल, उसको डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल बोला जाता है और असाइन करते हैं उसको इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल बोला जाता है. इसके अलावा ये एमसीक्यूज़ हैं, इसके आप देख सकते हैं. ये इंपॉर्टेंट है कि कंकैटिनेट करने के लिए प्लस होता है और दो नंबर और उसको स्ट्रिंग को ऐड करेंगे तो स्ट्रिंग रिजल्ट में आएगी. ये इंपॉर्टेंट है. ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है आउटपुट के लिए. जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट का एक वो आता है कि रिटर्न टू एग्जीक्यूट द कोड आफ्टर इन्वोकिंग द स्टेटमेंट, और रिटर्न अ स्टेटमेंट फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग. ये एमसीक्यू आता है कि फंक्शन स्टॉप एग्जीक्यूटिंग हो जाएगा. 2 सेल्सियस फंक्शन एक बनाया तो ये ऑपरेटर वो करने के लिए उसको यूज़ होगा. फंक्शन यूज्ड एज वेरिएबल होते हैं जावास्क्रिप्ट में. और हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये CS304 का कॉन्सेप्ट आ गया है, वहाँ से आपको आइडिया होगा इन सारी चीज़ों का. नेम वैल्यू पेयर्स प्रॉपर्टीज़ कहलाते हैं. मेथड्स जो फंक्शंस होते हैं क्लास में वो होते हैं. इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को, जैसे हम डिक्शनरीज करते हैं ना बाकी लैंग्वेजेस में, उस तरह यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो जाता है. ऑब्जेक्ट नेम डॉट प्रॉपर्टी नेम से प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं. इस तरह कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट नेम को ऐसे ब्रैकेट साथ लिखना ज़रूरी होती है वरना फंक्शन डेफिनेशन आ जाएगी, फंक्शन रन नहीं होगा. स्कोप इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए. लोकल स्कोप फंक्शन के अंदर होता है. ग्लोबल और जो वेब पेजेस होते हैं उनको ग्लोबल स्कोप की रिक्वायरमेंट होती है. अगर आप स्कोप मेंशन नहीं करेंगे या डिक्लेयर नहीं करेंगे वेरिएबल तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल हो जाएगा. लाइफ टाइम जो होता है ये जब डिक्लेयर हुआ था वहाँ से लेके फाइल के क्लोज होने तक इसका रहता है. जावास्क्रिप्ट जो होता है ये इवेंट्स के ज़रिए हैंडल की जाती है इसके इंट्रैक्शन, और ये एग्जीक्यूट कोड व्हेन इवेंट्स आर डिटेक्टेड. और जैसे हमारे पास सम इवेंट यहाँ पे हम लिख देते हैं और फिर सम जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं. जैसे ये ऑन क्लिक एक इवेंट है कि ऑन क्लिक पे आपने ये काम कर देना. उसके बाद इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है कि जावास्क्रिप्ट सिंपली स्टोर्स अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स. स्ट्रिंग कैन बी एनी टेक्स्ट इनसाइड कोट्स. यू कैन यूज़ कोट्स इनसाइड द स्ट्रिंग एज लॉन्ग एज दे डोंट मैच द कोट्स सराउंडिंग द स्ट्रिंग. तो डिफरेंट रखने होते हैं आपस में बाहर वालों को. स्ट्रिंग लेंथ जो होती है लेंथ डॉट लेंथ से आ सकती है. बैक स्लैश ऑपरेटर जो होता है ये हमारे पास, इसको एस्केप ऑपरेटर भी बोला जाता है. ये हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए यूज़ होता है. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. लॉन्ग कोड लाइंस को ब्रेक करने के लिए 80 कैरेक्टर से ज़्यादा हम ब्रेक कर देते हैं. 80 कैरेक्टर ज़्यादा एक लाइन में नहीं रखते. जो ऑपरेटर होता है उससे आगे हम ब्रेक करते हैं. अगर हमने स्ट्रिंग को ब्रेक करना है तो बैक स्लैश डाल के ब्रेक करते हैं. जो हमारे पास ये होगा, जो x इज इक्वल टू इस तरह लिखेंगे तो ये स्ट्रिंग बन जाएगी. अगर न्यू ऑपरेटर लिखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा. नंबर्स हमारे पास जो होते हैं वो डबल प्रिसीजन फ्लोट में होते हैं. 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट इसका साइज़ होता है. 0 से लेकर 51 तक हमारे पास वैल्यू होती है. 52 से 62 तक एक्सपोनेंट होता है और 63 पे साइन होता है. इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं. प्रिसीजन में हमारे पास 15 डिजिट तक इसकी प्रिसीजन जाती है. मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल 17 होते हैं लेकिन 100% एक्यूरेट नहीं होते. प्रिसीजन हमारे पास 15 डिजिट तक मैक्सिमम जाती है. हेक्साडेसिमल जो होते हैं न्यूमेरिक कांस्टेंट साइज हेक्साडेसिमल, अगर 0x उससे पहले लिखते हैं तो वह हेक्सा बन जाएगा. अगर हमने कोई लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर को कैलकुलेट कर लिया तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रिटर्न हो जाता है. इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि -2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आंसर आएगा. टाइप ऑफ इन्फिनिटी हमारे पास नंबर होती है. नॉट अ नंबर हमारे पास तब रिटर्न होता है कि अगर हमारे पास नंबर नहीं है.
नंबर्स कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट विद कीवर्ड न्यू, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऐसे रखेंगे तो नंबर बन जाएगा, न्यू के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट ही बनते हैं। ये डिफरेंट मेथड्स हैं टू स्ट्रिंग्स, नंबर को स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए, टू एक्सपोनेंशियल में लिखने के लिए, टू फिक्स्ड उसको एक नंबर स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेसिमल्स के लिए, इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है, टू प्रिसीजन एक स्पेसिफिक लेंथ के लिए, और वैल्यू ऑफ उसका नंबर रिटर्न नंबर एज अ नंबर। 3 जावास्क्रिप्ट फंक्शंस हैं जो नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, नंबर, पार्सेंट और पास फ्लोट। पार्सेंट होल नंबर रिटर्न करता है, पार्स फ्लोट जो होता है ये फ्लोट रिटर्न करता है, और नंबर इटसेल्फ रिटर्न कर देता है। उसके बाद हमारे पास मैथ के फंक्शंस हैं, मैथ डॉट रैंडम रैंडम नंबर जनरेट करेगा, मैथ डॉट मिनिमम रिटर्न कर देगा, मैथ डॉट मैक्स रिटर्न कर देगा, मैथ डॉट सील राउंड ऑफ कर देगा अपर साइड पे, मैथ डॉट फ्लोर राउंड ऑफ करेगा लोअर साइड पे। मैथ कांस्टेंट हमारे पास टोटल 8 कांस्टेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जावास्क्रिप्ट डेट ऑब्जेक्ट जो होता है डेट्स के साथ आप हैंडल करते हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो हमारे पास ज़ीरो टाइम क्या होता है, 1 जनवरी 1970, और 7 नंबर से हम न्यू डेट जनरेट कर सकते हैं। वेरिएंट्स ऑफ एग्जांपल अब लास्ट 4 पैरामीटर हम ओमिट कर सकते हैं। डेट मेथड्स को अगर आपने डिस्प्ले करना है HTML में, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाती है, टू स्ट्रिंग वैसे मेथड से कन्वर्ट कर सकते हैं। टू UTC स्ट्रिंग से हम UTC स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, और डेट स्ट्रिंग से हम इसको रीडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं, टू UTC स्ट्रिंग वाला, यानी टू स्ट्रिंग UTC लिखा होगा, टू स्ट्रिंग लिखा होगा, टू UTC लिखा होगा, टू UTC स्ट्रिंग इसका राइट आंसर होगा। लास्ट मॉड्यूल है हमारे पास, इसके अंदर ये फंक्शन है कि गेट डे जो होता है ये करंट डे के लिए होता है, गेट डेट होता है ये मंथ के डे के लिए होता है, और गेट डे वीक के डे के लिए होता है। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एज सच इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपको 2 डेट्स दी गई होंगी और उनको सब्ट्रैक्ट करके आपने बताना होगा कि आउटपुट क्या आता है, तो वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया था, उसका आउटपुट हमारे पास 50 आ रहा था। तो यहाँ पर हमारे मिड टर्म का सिलेबस एंड होता है। अगर आपके लिए वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत एफर्ट से बनाई है। मेरा गला बिल्कुल इस वीडियो को बनाते बनाते खुश्क हो गया है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल रहेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।